हम लोग बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा इथिक्स में। कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि इथिक्स का अर्थ क्या है, मॉरलिटी क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है, सद्गुण क्या है और सद्गुणों का संकट क्या होता है, विवेक का संकट क्या है, विवेक का संकट पैदा क्यों होता है। तो इतनी बातें हो चुकी थी कल की क्लास में। आज हम ये बात करेंगे हमेशा कि नैतिक पहचान क्या होती है, नैतिक संकट क्या है, नैतिक प्रबंधन क्या है और नैतिकता का प्रबंधन क्या है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो आप, नैतिक पहचान कल मैं हल्का सा लेक्चर दिया था, कुछ नोट तो किया नहीं था हम लोगों ने। जब नैतिक पहचान की बात करेंगे, नैतिक पहचान का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज है, विषम परिस्थितियों के बावजूद नैतिक मूल्य और नैतिकता को प्राथमिकता देना। इस नैतिक पहचान का जो अर्थ होता है, इसका समान अर्थ है कि विषम परिस्थितियों के बावजूद नैतिक मूल्य एवं नैतिकता को प्राथमिकता देना। अब इसे देखो आप, ये नैतिक पहचान है। ये एक तरह से करता क्या है कि ये नैतिक पहचान, एक बात ध्यान दो, जब कोई व्यक्ति हर विषम परिस्थिति में नैतिक मूल्यों को महत्व दे या नैतिकता को प्राथमिकता दे, चाहे उसका अहित ही क्यों न हो जाए, उसे कहते हैं नैतिक पहचान। सिंपल। यह एक तरह से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए कि व्यक्ति जब अपने प्रत्येक कर्तव्य, अपने आचरण, अपने निर्णय में, ध्यान दो, अपने कर्तव्य, अपने आचरण और अपने निर्णय में जब कोई व्यक्ति नैतिकता को महत्व देने लगे, नैतिक मूल्यों को महत्व देने लगे और अपने व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों को समाहित कर ले, तो उसे कहते हैं नैतिक पहचान। जैसे महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी हर एक निर्णय में सत्य अहिंसा को महत्व देते थे, हर एक निर्णय में वो नैतिकता को महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपनी पहचान एक नैतिक व्यक्ति के रूप में करना चाहते थे। तो जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को नैतिक मूल्यों के आधार पर परिभाषित करने लगे, नैतिक मूल्यों के आधार पर परिभाषित करने लगे, तो उसे कहते हैं नैतिक पहचान। और जब कोई व्यक्ति नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए उसके आचरण में नैतिक मूल्यों का समावेश जरूरी है। और नैतिक मूल्यों के समावेश के लिए अपने हर एक निर्णय में नैतिकता को महत्व देना होगा। इसीलिए हम जब भी नैतिक पहचान की बात करते हैं, तो नैतिक पहचान का अर्थ यह है कि अपने डिसीजन, अपने आचरण में नैतिक मूल्य और नैतिकता को महत्व देना। ये नैतिक पहचान की बात करें। अब एक प्रश्न उठा, प्रश्न ये उठा हमेशा कि एग्जाम्पल क्या है। कल की क्लास को रिपीट करता हूं मैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है नैतिक पहचान के लिए। जैसे हम उदाहरण की बात करें, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने ये कहा, मानवाधिकार कार्यकर्ता, रीजन क्या है? ये नैतिक पहचान,
एकदम, क्योंकि मानवाधिकार कार्यकर्ता न्याय, समानता, अरे बातें और स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है। यह करता क्या है? यह न्याय, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर बल देता है। यह समानता, शोषण के विरुद्ध संघर्ष, एवं मानवाधिकार संरक्षण पर बल देता है। मानवाधिकार, हम इसे कहते हैं, ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की बात करूं, इसकी नैतिक पहचान होती है। दूसरी चीज, हम पर्यावरणविद की बात करें। अच्छा, एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में, जैसे जितने ऐसे एक्टिविस्ट हैं उनके एग्जाम्पल की बात करें, मेधा पाटेकर, दूसरा एग्जाम्पल लूंगा मैं आपसे, पर्यावरणविद, ये एग्जाम्पल है। ये करते क्या है? पर्यावरण संरक्षण की बात करें, और यह अपशिष्ट प्रबंधन, सतत विकास, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, यह पर्यावरणविद है। तीसरा एग्जाम्पल दूं, जितने भी सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, नंबर 3 की बात करें हम लोग, सामाजिक न्याय के पैरोकार, ये एग्जाम्पल है। ये यह सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध एवं यह जो है सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध एवं सक्रिय होते हैं ये लोग। जैसे अंबेडकर, ये सामाजिक न्याय के प्रति जितने भी समाज सुधारक हैं वे सब के सब सामाजिक न्याय के प्रति, जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ईटीसी इत्यादि, ये नैतिक पहचान के एग्जाम्पल हैं। चौथी चीज देखा जाए, कुछ नैतिक नेता होते हैं जो अपने संगठन के भीतर जवाबदेहिता को, पारदर्शिता को, ईमानदारी को प्रमोट करते हैं। नंबर 4, नैतिक नेता संगठन के भीतर
ईमानदारी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, को प्रोत्साहित करते हैं। अगली चीज बात करें हम लोग, कुछ परोपकारी लोग होते हैं। ये एग्जाम्पल है ये। अब सोचो आप, नैतिक पहचान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या समाज में नैतिक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब सोचो आप, अगली चीज हम बात करें, प्रश्न ही उठा कि नैतिक जो पहचान है पहचान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उपाय क्या होना चाहिए? अब सोचो, किस समाज में प्रत्येक व्यक्ति नैतिक पहचान को महत्व देने लगे, हर कोई नैतिकता की बात करने लगे, तो रामराज मूर्त रूप ले लेगा। समाज में शोषण नहीं होगा, कानून का पालन होगा, विधि के शासन की बात करें, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व मिलेगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, गवर्नेंस की बात उठेगी, कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, समावेशी विकास भी होगा, सतत विकास भी होगा। ये कहा जाए कि लोग दूसरों को जिलाने के लिए जीवित रहने की बात करेंगे, बल्कि यह कहा जाए कि वसुधैव जो कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक परिवार की तरह है। यह जो अवधारणा है ये मूर्त रूप लेगी। अरे बात, तो क्या किया जाए ताकि लोग नैतिक पहचान को ज्यादा महत्व दें, हर कोई नैतिक पहचान की बात करे? तो उसके लिए पहला उपाय यह है, नैतिक पहचान, कि किसी भी संगठन में कार्यप्रणाली का मूल्यांकन नैतिकता के आधार पर, किसी भी संगठन में नैतिक मूल्यों के आधार पर करना। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क सिस्टम है, कार्यप्रणाली है, उसका मूल्यांकन जब नैतिकता के आधार पर किया जाएगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेता है वो नैतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व देगा। दूसरी चीज, होना क्या चाहिए? संगठन में क्या किया जाए? आपसी विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को प्रोत्साहित किया जाए। संगठन में आपसी विश्वास, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा एवं आपसी सम्मान को महत्व दिया जाए। तीसरी चीज, अब सोचो आप, जब आपसी विश्वास को महत्व देंगे
जवाबदेहिता की बात की जाएगी, सत्यनिष्ठा की बात की जाएगी, आपसे सम्मान की बात की जाएगी, हर कोई एक दूसरे को सम्मान दे रहा है, एक विश्वास की भावना बनी है, तो स्वाभाविक है जो लोग डिसीजन लेंगे उस डिसीजन में प्रत्येक व्यक्ति नियम और कानून को महत्व देगा, क्योंकि आपसे विश्वास और सम्मान की भावना है। तीसरी चीज, क्या किया जाना चाहिए? हमेशा ध्यान दो, एक तरह से ही कहा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन में एक आचार संहिता का निर्धारण, संगठन में आचार संहिता का निर्धारण तथा इसके अनुपालन संगठन का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें कि प्रत्येक कर्मचारी को किस तरह का व्यवहार करना है, यह निर्धारित करो और प्रत्येक महीने प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य का मूल्यांकन करो। एक नैतिक दबाव बना रहेगा और प्रत्येक कर्मचारी या वह ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप क्लास के अधिकारी हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में यह कहा जाए कि प्रत्येक कर्मचारी नैतिक मूल्यों को महत्व दे। होना चौथी चीज हम बात करें, होना यह चाहिए हमेशा नैतिक पहचान वाले व्यक्ति को एक आदर्श पुरुष के रूप में परिभाषित करना। के रूप में तथा की महत्ता को इंगित करना। मतलब किसी भी सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उनके डिसीजन में नैतिक मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे व्यक्ति को एक आइडियल पर्सन के रूप में आप प्रचारित करो। आप और जब उस व्यक्ति को आइडियल पर्सन के रूप में प्रचारित करोगे तो हर कोई उसे फॉलो करेगा। और दूसरी चीज, अब बताओ कि नैतिक पहचान को महत्व देने का परिणाम क्या होता है। उनकी महत्ता को इंगित करो, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए जरूरी क्यों है यह। एक ब्यूरोक्रेट यदि नैतिक पहचान को महत्व देता है तो नियमबद्ध होगा, अनुशासनबद्ध होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, सत्यनिष्ठ होगा, वह संवेदनशील भी होगा, जनता प्रथम की भावना भी होगी, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा, अंततः जन कल्याण होगा। नहीं? एक ब्यूरोक्रेट यदि नैतिक मूल्यों को महत्व देता है तो स्वाभाविक कानून के अनुपालन पर ज्यादा बल देगा, विधि के शासन की बात, तो करप्शन खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में जवाबदेहिता भी होगी, पारदर्शिता भी होगी, हरी बात है, और उत्तरदायित्व भी होगा। अब सोचो वह ऑर्गेनाइजेशन कितना सफल होगा। और सबसे बड़ी चीज हम बात करें, नंबर 5 की बात करें, ये कहा जाए संगठन में किसी कर्मचारी की पदोन्नति
के मुख्य आधार के रूप में नैतिक पहचान को दिया जाए, नैतिक पहचान को महत्व दिया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरी संभावना है कि प्रत्येक कर्मचारी प्रमोशन के लिए नैतिक पहचान को महत्व देगा। प्रश्न ही उठा कि मान लिया जाए फल देने का परिणाम क्या होगा। पहला परिणाम तो यह होगा, नियमबद्ध अनुशासनबद्ध एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण। एक नियमबद्ध अनुशासनबद्ध एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब व्यक्ति अपने डिसीजन में नैतिक मूल्यों को महत्व देगा तो स्वाभाविक है कर्तव्य का अनुपालन भी एक नैतिक नियम है, अनुशासन भी एक नैतिक नियम है। हम दूसरी चीज बात करें, प्रशासन में क्या होगा? संगठन में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, एवं जनता प्रथम की भावना को महत्व मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक ब्यूरोक्रेट भी अपने डिसीजन में नैतिक मूल्यों को महत्व देगा। तीसरी चीज बात करें, संगठन में लोकतांत्रिक संस्कृति, तथा एवं गवर्नेंस को प्रोत्साहन। समावेशी विकास और गवर्नेंस को प्रोत्साहन मिलेगा, यह इसका परिणाम होगा। और सबसे बड़ी बात करें, विधि का शासन। स्वीकारता बढ़ेगी, नैतिक पहचान। प्रत्येक राजनेता नैतिक पहचान को महत्व दे तो स्वाभाविक है लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे और प्रत्येक व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करेगा। यह फायदा होगा इसका परिणाम यह होगा। सबसे बड़ी चीज, ये स्थिति यह है नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन, जो पॉलिसी है उसका बेहतर क्रियान्वयन होगा, तथा संसाधनों का अधिकतम उपभोग, मिसयूज नहीं होगा, उपयोग होगा। यह अच्छी बात है
यदि नैतिक पहचान को महत्व दिया जाए तो। एक शब्द और है, नैतिक संकट। नैतिक संकट किसे कहते हैं? नैतिक संकट का अर्थ क्या है? इथिकल क्राइसिस की बात करें हम लोग। नैतिक संकट का मतलब क्या होता है कि आपको अनैतिक काम करने के लिए मजबूर कर देना, इसे नैतिक संकट कहा जाता है। एक क्राइसिस पैदा हो गई, आप चाहते हो नैतिक काम करना, पर आपको अनैतिक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसे नैतिक संकट कहा जाता है। एक तरह से कहा जाता है कि इथिकल क्राइसिस की बात करें हम लोग, नैतिक संकट। इथिकल क्राइसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति इस बात को लेकर निश्चित रहता है कि उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसे वो गलत मानता हो। अरे बात है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, या अनैतिक मानता हो, उसे इथिकल क्राइसिस कहा जाता है, उसे नैतिक संकट कहा जाता है। इसे कल हम लोग पढ़ चुके थे, सद्गुणों का संकट, विवेक का संकट, नैतिक संकट, मूल्य का संकट, ये सारी चीज देखो जरा। तो नैतिक संकट सिंपल चीज है, ये कहा जाए किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए मजबूर करना। एक तरह से कहा जाए व्यक्ति को करने के लिए मजबूर किया जाना। हाँ बिल्कुल, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, राजनेता एक आइए ब्यूरोक्रेट पर दबाव बनाता है कई बार गलत काम करने के लिए, तो उसके सामने एक एथिकल क्राइसिस पैदा हो जाती है, नैतिक संकट पैदा हो जाता है कि करे या ना करे, मजबूर किया जाना। अरे बात है, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कई बार होता क्या है, जाति भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव गलत है, पर आपके गार्जियन आप पर दबाव डालते हैं कि आप अपनी इस जात में ही शादी करो, दूसरे जात में शादी ना करो, तो इनडायरेक्ट वे लोग जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके सामने एक एथिकल क्राइसिस पैदा हो जाती है, नैतिक संकट पैदा हो जाती है। यदि आप जहां अपनी जात के विरुद्ध जाकर शादी करते हो, अंतर जाति विवाह करते हो ताकि जातिवाद कमजोर हो, तो समाज आपका बहिष्कार कर देता है। तो सामाजिक बहिष्कार के डर से आप अंतर जाति विवाह को सही मानते हुए भी नहीं करते, अपनी जात में शादी करते हो। एक प्रकार का नैतिक संकट है या नहीं? एथिकल क्राइसिस मुझे लगता है समाज में हर कोई इससे गुजरता ही गुजरता हो। शादी किसी और से करना चाहता है, इंटरकास्ट मैरिज, घर वाले क्या कहते हैं, सोच लो तुम घर छोड़ देना। नहीं, अंतर धार्मिक विवाह के साथ भी ऐसा होता है, देखा जाए तो यह स्थिति एक नैतिक संकट। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। जैसे
मेरे सामने भी कई बार नैतिक संकट की स्थिति पैदा होती है। कई बार बच्चों को आकर्षित करने के लिए झूठ बोलने पर का दबाव बनाया जाता है। कई बार झूठे गारंटी देने का दबाव एक नैतिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। झूठ बोले या ना बोले, जैसे कोई बच्चा आता है तो आप गारंटी दीजिए आईएएस बना देंगे, तो न चाहते हुए भी कई बार कहा जाता है। एक नैतिक संकट नहीं। हम्म हम्म हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। घर के दबाव में आकर के दहेज लिया जाता है, एक नैतिक संकट। मत गलत काम करने के लिए मजबूर कर देना, जबकि मैं नहीं चाहता हूं, मुझे पता है काम गलत है, अनैतिक है, फिर भी करने के लिए मजबूर कर देना। क्या एक इथिकल क्राइसिस। पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, आप मना कर रहे हो, आपके घर वाले उल्टे आपको डांटना शुरू कर देंगे, तो घर वालों के दबाव में आकर के आपको भी मजबूरन पड़ोसियों से लड़ना पड़ता है। क्या हो गया? नैतिक संकट। पड़ोसी झगड़ा हुआ है, आप दिल्ली से गए, पड़ोसी घर में मिलना बैठना चाय पीना शुरू कर दिया, तो घर वाले डांटेंगे मेरा दुश्मन है क्यों मिल रहे हो? नहीं, एक नैतिक दबाव। अब न चाहते हुए भी उनसे दूरी बनाकर आना पड़ता है। नहीं, एक नैतिक संकट। हम्म हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब नैतिक संकट को उदाहरण देखें। समाज के स्तर पे देखा जाए, सारी बातें। फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो, अंतर जाति विवाह का विरोध। विवाह का विरोध करने के लिए हाँ, नहीं, स्वेच्छा से विवाह हम तो करना चाहते हैं। नहीं नहीं, स्वेच्छा से विवाह वो नहीं है, नैतिकता की विरुद्ध हो तो नैतिक संकट। मैं अंतर जाति विवाह सही है, जातिवाद खत्म होगा। केवल अपनी जाति में शादी करना जातिवाद को प्रमोट कर रहा है। बस समाज क्या डर दिखाता है, इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। नहीं, मतलब आप सोचो जरा, एक ऐसा विद्यार्थी जो आईएएस, वो जात का शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, अब वो शादी किया एक यादव की लड़की से, तो उसकी सोसाइटी के लोगों ने उसका विरोध कर दिया और उसका सामाजिक बहिष्कार, उसके घर खाना पीना बंद। कहा तो शेड्यूल्ड ट्राइब तो अपनी सोसाइटी में शादी करो, यादव कुल में क्यों? बातें समझ में आ गई? और दोनों आईएएस हैं। शादी से पहले लड़की आईएएस नहीं थी, शादी के बाद तुरंत आईआरएस हो गई, उसके बाद अगली बार आईएएस हो गई वो। और उसने खुद कहा सर स्थिति ये थी, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मजबूरन कहीं हम लोग भग के मंदिर में न शादी करें। सोचो, लड़की के ऊपर भी दबाव, लड़का भले डीएम हो, तुम एसटी में शादी क्यों? क्या यादव के लड़के नहीं है? और गांव के सारे लोग आकर इसके फादर से, क्या सारे यादव मर चुके हैं? अब स्थिति ये देखो जरा, और सैकड़ों की संख्या में लोग डंडा लेकर के, पगड़ी बांध करके दरवाजे पर खड़े हो गए, एकदम कि हम घर आपकी बिरादरी से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तमाम चीजें। कुछ लोग गालियां भी देते थे, घर में 2-3 दरवाजे बंद, खिड़की बंद, कुछ लोग पत्थर भी फेंके घरों पे, सैकड़ों की संख्या में। और कुछ लोग आगे आए, मेरा लड़का है, हम फ्री में शादी करेंगे। तो लड़की ने कहा, उनका लड़का ना तो देखने लायक चेहरा था, अंगूठा छाप,
दूध का व्यापार हम क्यों शादी करें उससे? कुछ तो पढ़े लिखे रहो। बाद में सोचो ये स्थिति, बिल्कुल बिल्कुल, तो नैतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। हाँ तो सामाजिक स्तर पे क्या होता है? दूसरी चीज, दहेज प्रथा गलत होने के बावजूद दहेज लेने के लिए मजबूर कर देना, ये एथिकल क्राइसिस है। नहीं, तीसरी चीज आपने देखा होगा, सामाजिक स्तर पर घूंघट प्रथा। हाँ। संस्कृति के नाम पर स्वीकारना, ये एथिकल क्राइसिस है यार। नहीं, प्रशासनिक स्तर पर देखा एथिकल क्राइसिस क्या चीज है। चले, एग्जाम्पल समझ में आ गया। प्रशासनिक स्तर पर देखो क्या क्राइसिस है। हाँ हाँ, नहीं, दो चीजें थे, दो बात होती है। आरोप लगता है पर ईडी अपना काम कर रहा है, ईडी इसलिए गठित है, सीबीआई इसलिए गठित है, सीबीआई अपने कानून के अनुसार काम कर रहा है। इसे ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा, भले वो राजनीतिक मुद्दों आरोप लग रहे हो। हाँ, ये कह सकते हो विपक्ष ये विरोधी क्यों, क्या सत्ता पक्ष के लोग करप्ट नहीं है? आप ये कह सकते हो आप। हाँ, लेकिन शराब घोटाला तो हुआ है, वो व्यक्ति फर्जी तो है ही। हरी बात, घोटाला तो हुआ है, और घोटाले हर कोई करता है, ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पाया। अरे बात, मैंने खुद खुद का भीम प्रोजेक्ट SC ST बच्चों के लिए, OBC बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसा मैंने खुद घुस दिया। अब मुझे कहा गया 5 लाख रुपए पहले, हाँ दिल्ली में, प्लस 30% देना सबको, ये रूल है। आपके पास 1 करोड़ रुपए आएगा, 30 लाख रुपए सीधे केजरीवाल को पहुंचाना है। केजरीवाल नहीं लेता, मनीष सिसोदिया लेता पैसा। केजरीवाल पाक साफ है, सारा पैसा कौन लेता है? मनीष सिसोदिया लेता है, वो लेता ही नहीं है, ये रूल है। और सबने कब, मुखर्जी नगर से 50 लोगों ने पैसा दिया है, और सारा गया मनीष सिसोदिया के पास, ये नियम बना दिया था। तो करप्शन तो ही, और जबरदस्त का ऊपर से पैसा आएगा, 30% देना होगा, करप्शन तो है ही। सारी बातें, हाँ ये कह सकते हो केवल विपक्ष के विरुद्ध ही क्यों, क्या सत्ता पक्ष के लोग करप्ट नहीं है? हाँ, आगे आ रहा हूं मैं। प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, फर्स्ट, प्रशासकों पर राजनीतिक दबाव। ये एक नैतिक संकट है वो। जैसे एक राजनेता क्या कहते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें का ट्रांसफर कर दूंगा। एक इनके सामने एक नैतिक संकट पैदा हो गया। हाँ, नंबर 2 की बात करें, एक तरह से देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट देने के संबंध में निर्धारित नियम
कि उल्लंघन के लिए दबाव डालना या क्या एक नैतिक इथिकल क्राइसिस है, या एक नैतिक संकट है, या संगठन में नैतिक संकट क्या है? हेल्थ के सेक्टर में देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन में चले। अब देखो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैतिक संकट क्या है? हेल्थ के सेक्टर में देखा जाए, जीवन रक्षक प्रणाली का उपयोग करना, चाहे रोगी के लिए सर्वोत्तम विधि हो या ना हो। नहीं मतलब पता उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी पैसा वसूलने के लिए क्या हो रहा है? नहीं, फर्स्ट जीवन रक्षक प्रणाली को जारी रखना भले रोगी के सर्वोत्तम हित में ना हो। जीवन रक्षक प्रणाली ऑक्सीजन लगा दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आईसीयू में रखे हुए ज्यादा चार्ज वसूलने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये बातें फालतू अनावश्यक टेस्ट लिख देते हैं। हाँ? अच्छा हाँ, जो ये क्या कहते हैं उसको, जो सुसाइड की मांग कर रहे थे, मुझे मरने का अधिकार हो। हाँ 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 बिल्कुल, ये और अस्पतालों में अक्सर ऐसा होता है, फालतू जांच ताकि कमीशन उनको मिलता रहे। नंबर 2, स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों का अनुचित उपयोग होता है। मरीजों के परिवारों को दी गई झूठी उम्मीद, यही होता है। हम झूठी उम्मीद की बात करें, जैसे नहीं, अरे तुम्हारा पेशेंट कुछ नहीं हुआ है, कैंसर के लास्ट स्टेज है, मैं बचा लूंगा, बस 20 लाख रुपया खर्च होगा। ये नहीं करता वो। आप सोचो, आप वो जीवन जीने की चाहत में 20 लाख रुपया खर्च कर देता है, शायद बच जाए वो। पर होता क्या है, पता उसको मरना है। कई बार क्या होता है, एक फिल्म में देखा होगा, गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार का, दिखाया यही है किस तरह डॉक्टर पेशेंट मर चुका है तो क्या कहता है डॉक्टर, बस जीने की उम्मीद है जल्दी, और ले जाके 1 लाख का क्या करता है? हाँ? नहीं, सरकारी में कम, सरकारी में कोई ज्यादा पैसा तो मिलना नहीं है, प्राइवेट में ज्यादा होता है ये, और हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है ये, देखा जाए तो। मैंने क्या कहा आपसे, एजुकेशन सेक्टर में जैसे मुझे पता है कि ये लड़का आईएएस काबिल नहीं है, फिर कोचिंग वाले किसको बताना है, इसको नहीं होता है कॉन्फिडेंस तुम आईएएस बन सकते हो, बात तुम्हारा सिलेक्शन, तुम टॉप 10 में रैंक मारोगे, बस 3 लाख रुपए फीस दे दो। और जो बिल्कुल हाँ, और जो नोट्स में दे रहा हूं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर, और अपने चेले को बगल में बैठा देंगे, और इसका सारा क्वेश्चन में यही होता है। जैसे मैंने इस कोई बहुत लोग कोचिंग दावा करते हैं मुखर्जी नगर में कि 98 क्वेश्चन मेरे क्लास नोट से, जबकि उनके क्लास नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वो दावा करते हैं, झूठा दावा, या तो कोचिंगों को दबाव पड़ता है, तो जो झूठा दावा करते हैं वो तो अनैतिक है। यदि दबाव डाला जाता है
हाँ, जैसे मैंने खुद बुक एक आती है, उसकी मैं जबरदस्त आलोचना कर दी क्लास में, 500 की बैच में, ये बुक कूड़ा कुछ है नहीं। मैं डायरेक्ट बोल दिया 500 की भीड़ में, क्योंकि कूड़े के अलावा इस बुक में कुछ है ही नहीं, आप लोग इसको फेंक दो या किलो के भाव बेच दो। अब बच्चा 2.5 लाख रुपए दिया किसी बड़ी कोचिंग में, तो प्रिंटेड नोट्स तो मिलेगा ही। आज चूंकि जो टॉपिक भी बड़ा मुझे पता है ना, हमने पेपर पलटो 10 साल का, आज लिखने वाला लड़का लिखा है, उसको तो बस क्या करना है, बेसिक बातें लिख देनी, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। अच्छा, जो जरूरी वो भी नहीं लिखा है, तो मैंने कहा इससे बेहतर तुम एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में बेसिक चीज तो क्लियर होगा आपका। अगले दिन मेरे ऊपर दबाव पड़ गया, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगले दिन जाके तारीफ कीजिएगा क्लास में। अब मैं क्या करूं? फिर आगे जाके जो है एथिकल क्राइसिस पर क्लास में का नहीं, बेसिक चीज की बुक बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कल आलोचना कर रहा था क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे इसको। और क्लास में बच्चे आए, मैंने कहा देखो यार क्लास में जो बोला हूं वो तो अलग चीज है, सच में कूड़ा है वो। ऑफिस में आके बोल दिया। रीजन है एथिकल क्राइसिस, एक नैतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई मेरे सामने, एक क्राइसिस पैदा हो गया। नहीं, ये चीज। अब बोलो आप क्या? हाँ हाँ, गठबंधन की सरकार है। एक बात हमेशा ध्यान दो, लालू के साथ गए, वो तो ऑलरेडी व्यक्ति पहले से अनैतिक है, उनकी कोई नैतिक पहचान में कब दल बदलने कोई गारंटी नहीं है। आप लालू के साथ हो तो रहो, आप क्यों दल बदल कर रहे हो? उसके सिद्धांत से सहमत हो तो आजीवन क्या करो, सरकार तक जब तक नया चुनाव ना हो उसके साथ काम करो। आप क्या जरूरत थी बीजेपी में आने की? यदि बीजेपी के साथ तो गए क्यों? गठबंधन किसके साथ लड़ा आपने? बीजेपी के साथ। तो जाना ही नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि समर्थन जनता ने समर्थन किया, तो आपने जनता को धोखा देकर लालू के साथ गए, और लालू के साथ गए भी उनके साथ काम करना चाहिए, आपको आना नहीं चाहिए था। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, जो केंद्र सरकार है, अब नीतीश के जाने से सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 8-10 निर्दलीय सांसद आ गए, इनके 12 हैं, और टोटल कितने चाहिए? 272। हाँ, 273 चाहिए, 300 कितने हैं? 3 है, 12 निकाल दो तो कितने बचे? 289। 303 है तो बाद में 291 बचा, और 273 चाहिए, तभी आपकी कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। जाइए, उसके बाद ईडी सीबीआई क्या करेगी? इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करेगी, इनको भी पता है नीतीश को। आप क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि निर्दलीय सांसद आ चुके हैं, आप ये जा नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब इनका 10 निर्दलीय सांसद इनको समर्थन दे चुके हैं। कि निर्दलीय सांसदों को कमाना है, 2-3 सांसद समर्थन नहीं देंगे, चंद्रशेखर नगीना से ओवैसी, उनकी भी सदस्यता क्या हो रही है, खत्म ही हो जाएगी। जय फिलिस्तीन बोला उन्होंने। हाँ, तो सदस्यता संकट में है। तो एक और है कोई, तो जहां 10 तो आ ही चुके हैं इनके साथ, और 2-3 को बाद में क्या करेंगे कि जो चुनाव लड़ा उसको अगला चुनाव भी तो लड़ना है, पैसा कमाएगा तभी तो लड़ेगा। सबको क्या करेंगे, इसे निगम में रख देंगे, साथ में रहो, इसे नीतीश सब नहीं जा पाएंगे। अच्छा, पवन कल्याण को साथ लेके चलें, टीडीपी भी नहीं जाएगी, क्योंकि टीडीपी के चुनाव जीते में पवन कल्याण की बहुत बड़ी भूमिका है। पवन कल्याण बीजेपी का क्या है, मोदी का फैन है, तो वो भी नहीं जाएंगे, मजबूरी है कि वो गए थे, समर्थन खींचेंगे ये, उनकी भी सरकार भी गिर जाएगी। तो टीडीपी अपनी सरकार बचाएगी, पवन कल्याण का समर्थन चाहिए, तो शर्त सब नित के इतकल क्राइसिस से गुजर रहा है। आ रही बात है। एक चीज ध्यान दो इस बात को। अगली चीज देखा जाए, कई बार क्या होता है कि दर्द निवारण हेतु अपर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई मरीजों को। नंबर 4, मरीजों को
एक चीज सोचो आप, जितना वो फीस दिया है, क्या उस अनुपात में उसे सुविधाएं मिल रही हैं? अनेक ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा है पर सुविधाएं बहुत कम है। नहीं, प्रश्न ही उठा, नैतिक संकट का स्रोत क्या होता है? एथिकल क्राइसिस उत्पन्न होता क्यों है? ये बातें समझ में आ गई? हमेशा आपने गौर किया होगा, आपको हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कफ टेस्ट, और एक विशेष दुकान से करवाना होगा, हर जगह से, क्योंकि विशेष दुकान से आपका कमीशन बढ़ा हुआ है। बेकार है। हाँ, जहां भेजा वहां जाइए आप, कोई अंतर नहीं है, कमीशन क्या उनका बढ़ा हुआ है। और क्यों बढ़ा हुआ है? कि जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहा है ना, डॉक्टर जिस काम कर रहा है जिस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टरों को सैलरी वो दे रहा है, हॉस्पिटल का मालिक, तो डॉक्टरों पर दबाव ताकि कमीशन। अच्छा, दवा ऐसा लिखते हैं ताकि उसे हॉस्पिटल में मिले, वह और की दवा मिलती नहीं है। नहीं, बाहर से वहीं से मजबूरी लेना, और मरीज डरा, यदि उसका कोई विकल्प है तो मरीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, ये एथिकल क्राइसिस है। सोचो आप, जब आप लोग आईएएस बनोगे ना, तो आपके सामने एथिकल क्राइसिस पैदा होगी। पता चला किसी आईएएस से शादी करना चाहते हो, आईएएस लड़की से, आईपीएस से, घर वाले कहेंगे अपनी जात है नहीं है, अपने धर्म का है या नहीं है, ये देखो आप, नहीं है, अरे आप कर रहे हो, तो आपको क्या करेंगे? अब जैसे कुलदीप करेगा शादी, इंटरकास्ट मैरिज, पक्का है इसके घर वाले इसको निकाल देंगे। क्यों कुलदीप नहीं निकालेंगे? आप सोचो जरा, या अगले दिन कहा कि कुलदीप मेरे लिए मर चुका है, हमारे घर का मेंबर है ही नहीं, परिवार के नाक को कटा दिया। ये अब इसके सामने एथिकल क्राइसिस। हाँ। अब प्रश्न उठा, नैतिक संकट का स्रोत क्या है? स्रोत, एथिकल क्राइसिस पैदा क्यों होता है? नैतिक संकट का स्रोत क्या? आप बताओ, क्या क्या स्रोत है? सोचो। पहली बात, वित्तीय लाभ की आकांक्षा। नहीं, एक डीएम क्यों नैतिक संकट में फंसता है? चाहता हो मन चाहे जिला मिल जाए, मन चाहा पद मिल जाए, और ये तभी होगा जब मंत्री जैसा चाहो वैसा करो। यदि मंत्री के विरुद्ध जाके नियम के अनुसार कार्य करोगे तो शायद आपको सस्पेंड कर दिया जाए, या ऐसे एरिया में भेज दिया जाए जहां आपको काम करने का अवसर है न मिले। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक मुश्ताक अहमद मेरा स्टूडेंट है, उसकी शादी ललिता दहिया से। ललिता जो है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जात की पंडित, मुश्ताक अहमद शादी, अब वो है क्या कहते हैं मुसलमान, और सज क्या कहते हैं, सैयद कहते हैं, कुछ पता नहीं, जो मौलवी नमाज पढ़ाते क्या कहते हैं उसको, सैयद कहते हैं। हाँ, मौलवी इसके, हाँ हाँ मौलवी। अब सोचो, दोनों अपने धर्म के, वो एक दूसरे के विरोधी, और फिर भी शादी। एथिकल क्राइसिस दोनों में, उसके सामने क्राइसिस, मुश्ताक के सामने क्राइसिस, उसके सामने क्राइसिस। अच्छा, कि दोनों स्टूडेंट हैं, मैं आज नहीं, सिलेक्शन के 3 साल 4 साल पहले से, सिलेक्शन तो बाद में हुआ ना, जुड़े रहे। और सिलेक्शन के बाद मुश्ताक के साथ ललिता ने काम किया, शादी के 1 हफ्ते पहले वो मेरे ऑफिस को छोड़ी है, वो तो उससे संबंध कैसा हो गया था। अब उसको क्या, थोड़ा सा एक जगह झांसी में बेचारी की पोस्टिंग थी, झांसी में अंडर ट्रेनिंग, एकदम थोड़ा सा अपना टेस्ट दिखाया, तो सरकार ने क्या किया, उसको भेज दिया ललितपुर। ललितपुर का एसपी है वो। अब ललितपुर छोटा सा जिला, बेचारा करे तो क्या करे, वो चाह रहा इधर आ जाए। वही देखो, संदीप है, मुरादाबाद का आईपीएस है, क्या सरकार को मैनेज करके चलता है, एकदम सोचो क्या कमाल का मैनेज किया वो, और चल रहा हो। अनीता यादव, वो भी है, डीएम है, सरकार को क्या कमाल के मैनेज किया है, सरकार से इतना बेस्ट उसका रिलेशन है। और सोचो, मैंने कहा यदि सरकार बदल गई, अखिलेश यादव सीएम बन गए, तो कहां सा पासा पलट दूंगी सीधे अखिलेश यादव के पक्ष में।
वो कहते हैं कि मैं यादव हूं, यादव के नाम पर वहां भी जिला मिलेगा, या सरकार को मैनेज कर रही हूं मैं, है ना? कोई देखिए, तुम कहीं भी रहो, मेरा काम तो वैसे होता रहेगा। कहीं की डीएम तो रहोगी, चाहे अखिलेश की सरकार में, चाहे अब एक चीज, तो नैतिक संकट का स्रोत क्या है? शायद सबको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, भूलेगा तो नहीं? हाँ, गुड। स्रोत क्या है नैतिक संकट का? तो पहला स्रोत है वित्तीय लाभ की आकांक्षा। दूसरा स्रोत है बढ़ती प्रतिस्पर्धा। क्लियर? तीसरा स्रोत यह है मनचाहा पद पाने की आकांक्षा। तथा स्थानांतरण में मंत्रियों की बढ़ती भूमिका। मंत्रियों की बढ़ती भूमिका नहीं। अगली चीज, रीजन देखो क्या चीज है, चलें। नंबर 4, मुकदमे का जोखिम। मुकदमे का जोखिम पैदा हो जाता है, यह स्रोत है ये नैतिक, क्या आया, संकट। नैतिक संकट क्या है? ये चीज आपका, आप एक शब्द और है, देखा जाए तो, कि नैतिक संकट और नैतिक दुविधा में बेसिक डिफरेंट क्या है? एथिकल डायलेमा, एथिकल क्राइसिस में बेसिक डिफरेंट क्या है? दुविधा में दो मूल्य होते हैं, और उसमें से किसको चुने, यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कि दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। और नैतिक संकट में दबाव, मजबूर कर दिया जाता कि आपको यह करना है। नैतिक दुविधा में कोई बाध्यता नहीं होती, आप स्वतंत्र हो, दोनों मूल्य हैं, पर दुर्भाग्य ये कि एक मूल्य को पकड़ते तो दूसरा क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हो, अपने गोपनीयता की शपथ ली, अपने लिए गोपनीयता की शपथ, लेकिन आरटीआई के तहत आपको सूचना देनी है, तो गोपनीयता और सूचना का अधिकार में क्लैश दोनों जरूरी है। हम किसको चुने? ये नैतिक दुविधा है, और नैतिक संकट में मजबूर कर दिया जाता है, आप ऐसा करो। आप, मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक शब्द और है नैतिक प्रबंधन, इथिकल मैनेजमेंट, और नैतिकता का प्रबंधन, दो शब्द है ये। नैतिक प्रबंधन, इथिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब इथिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है संगठन के भीतर, ध्यान दो, जो भी प्रक्रिया निर्णय लिया जाए वो नैतिक मूल्यों के आधार पर लिया जाए। तो नैतिक मूल्यों के आधार पर ही प्रक्रिया का निर्धारण और निर्णय लेना, उसको कहते हैं नैतिक प्रबंधन की बात करें। समझ में आ रही बात है? तो इथिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इथिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है संगठन के भीतर निर्णय एवं प्रक्रिया में नैतिक मानकों को लागू करना।
जो इथिकल क्राइटेरिया है, ठीक है, नैतिक मानों का लागू करना। इसका मतलब क्या है? अर्थात उचित व्यवहार, विचार विमर्श, सम्मान, पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा कर्मचारियों के हितों पर बल। इसे इथिकल मैनेजमेंट कहा जाता है। ये नहीं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें नैतिक मानों को लागू किया जाए। अर्थात उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी से उचित व्यवहार करो, लोकतांत्रिक व्यवहार करो, पारदर्शिता हो, जवाबदेहिता हो, जन कल्याण की बातें करो आप। नहीं, एक तरह से देखा जाए ये जो नैतिक प्रबंधन है ना, यह समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। समाज, अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण पर यह सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह नहीं, इसे कहते इथिकल मैनेजमेंट। पता, नैतिक मूल्यों के आधार पर डिसीजन लेना। याद रखना, अपने निर्णय में नैतिक मूल्यों को महत्व देना, नैतिक पहचान। बातें समझ में आ गई? अनैतिक कार्य के लिए मजबूर कर देना, नैतिक संकट। और नैतिक मूल्यों के आधार पर संगठन में प्रबंधन, नैतिक प्रबंधन। इथिकल मैनेजमेंट की बात करें, क्लियर? अच्छा, नैतिक चोट क्या होती है? बार बार चोट। नैतिक चोट का मतलब होता क्या है? बार बार नैतिक संकट से गुजरना, उसको कहते हैं नैतिक चोट कहते हैं। एक मेंटल चोट होती है, एक ऐसे विचार जो आपको बहुत बुरा लग जाए, आप तनावग्रस्त हो जाओ। फिजिकल चोट क्या होती है? आपके शरीर पर मैंने चोट किया किसी हथियार से, खून बहना शुरू हो गया, सूज गया, टूट गया, शारीरिक चोट। और एक नैतिक चोट क्या होती है? नैतिक संकट से बार बार गुजरना, उसे कहते हैं नैतिक चोट। और धार्मिक चोट क्या होती है? आपके धर्म के नियम का विरोध और आपके धर्म को लगातार गाली देना, वो धार्मिक चोट कहलाती है। नहीं हो जाएगा? प्रश्न ही उठा, नैतिक प्रबंधन का महत्व क्या है? आप बताओ। हम्म, हाँ बिल्कुल, कोचिंग वालों को उस गाइडलाइन का अनुपालन करना चाहिए, तो नैतिक प्रबंधन। पर दुर्भाग्य ये कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हाँ, उस मानकों का, गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाता, यह दिक्कत है। अब बताओ, नैतिक प्रबंधन का महत्व क्या है? जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल मैनेजमेंट होगा तो क्या लाभ होगा? विश्वास में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? हमेशा
क्योंकि याद रखना, चाहे कोई भी हितधारक हो, कर्मचारी हो, ग्राहक हो, सारी बातें, सबके हितों की पूर्ति का ध्यान दिया जाता है। इससे संगठन की विश्वसता में वृद्धि होती है। महत्व क्या है? पहली बात, इससे विश्वास में वृद्धि है। क्यों? नंबर, क्योंकि संगठन के साख में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट, इसका महत्व तो यह है। दूसरी से क्या जाए, ठीक है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। जब इथिकल मैनेजमेंट होता है ना, तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो धारणीय निर्णय लेना, सारी बातें सस्टेनेबल डिसीजन होते हैं, जिसकी स्वीकारता ज्यादा होती है। तो कहा जाता है कि चलें, नंबर 2, नैतिक प्रबंधन के कारण ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो दीर्घावधिक एवं धारणीय, सस्टेनेबल की बात करें हम लोग, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि विभिन्न हितधारकों के हितों की भी संतुलन, संतुलन स्थापित है। हम तीसरी चीज बात करें, नैतिक प्रबंधन होगा तो निर्णय प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को महत्व मिलेगा, कानून का अनुपालन होगा होगा कानून नियम का अनुपालन सुनिश्चित होगा, और समाज के संगठन क्या बनेगा? अनुशासन। नंबर 3, कानून एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित। तथा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एकदम अनुशासित हो जाता है। क्लियर? अगला बताओ क्या होगा? इथिकल मैनेजमेंट होगा, हर चीज नैतिकता के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया जाएगा, कर्मचारियों से विचार विमर्श किया जाएगा, कर्मचारी के हितों को महत्व दिया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, तो कर्मचारियों को मनोबल में क्या होगी? वृद्धि होगी। होगी। इसका मतलब नंबर 4, स्थिति क्या हो जाएगी? नंबर 4, नैतिक जब प्रबंधन होगा ना,
तो क्या होगा? तो लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति का निर्माण होगा। होगा। अच्छा, डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर में क्या होता है? एक ऐसा वर्क कल्चर जहां कोई भी डिसीजन लिया जाए तो संगठन के प्रत्येक सदस्य से विचार विमर्श किया जाए। और लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति हुआ तो कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी। और कर्मचारियों के यदि मनोबल में वृद्धि हुई तो बताओ क्या होगा? एक तरह से देखा जाए, उत्पादन उत्पादकता में क्या होगी? जोखिम प्रबंधन आसान। जो जोखिम प्रबंधन है वह आसान हो जाता है। बातें समझ में आ गई? अब बताओ, क्योंकि झगड़े होंगे ही नहीं, हमेशा विचार विमर्श होगा, समानता की बात की जाएगी, और प्रत्येक वर्कर्स की पहचान उसकी योग्यता के आधार पर होगी, न कि जाति और धर्म के आधार पर होगी। और प्रत्येक वर्कर्स को समान महत्व दिया जाएगा। नहीं? बिल्कुल। ये बातें समझ में आ गई? अच्छा, जब इथिकल मैनेजमेंट होगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में पारदर्शिता होगी, जवाबदेहिता होगी, ऑर्गेनाइजेशन सत्यनिष्ठ बनेगा, नहीं, किसी का शोषण नहीं होगा। एक इथिकल मैनेजमेंट। आप सोचो, लेकिन कैसे होगा? नैतिक प्रबंधन कैसे? तो क्या उपाय क्या है? अरे बात है, तो क्या किया जाना चाहिए? एक आचार संहिता की बात करो आप। अब यह कहें हम लोग, गुड, नैतिक उचित उपाय क्या है? जो इथिकल मैनेजमेंट है उसके लिए उचित उपाय क्या है? पहली चीज, आप आचार संहिता का क्या करो? निर्माण करो। यही तो करना होगा। आचार संहिता में यही होता ही है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का गठन। एक ऐसा तंत्र डेवलप किया जाए जिस बात को देखे कि आचार संहिता का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर 2, नैतिकता प्रशिक्षण। आप कार्यक्रम की बात करो आप, ठीक है। तीसरी चीज, नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहन। और जब तीसरी सी बात करें, नैतिक इथिकल लीडरशिप को प्रोत्साहन। हाँ, इससे क्या होगा? खुली चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। अगली सी बात करें, चलें। नंबर
अगला पॉइंट हम बात करें, होगा क्या? जो स्टेक होल्डर है, हितधारक है, उनको सहभागी बनाओ। मान लिया आप सभी लोग स्टेक होल्डर हो, हितधारक हो। हितधारक किसे कहते हैं? जिसका हित जुड़ा हो। जैसे निश्चय कोचिंग में आप, मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं, आप भी स्टेक होल्डर हो, लैंडलॉर्ड स्टेक होल्डर है, क्योंकि आपका हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन। लैंडलॉर्ड का हित क्या जुड़ा हुआ है? किराया मिल रहा है। मेरा हित क्या जुड़ा हुआ है? कि फीस मिल रही है। और कोचिंग का क्या हो रहा है? नाम हो रहा है, कोचिंग की साख अच्छी बढ़ेगी। स्टेक होल्डर। नहीं, ये सब कुछ क्लास में बताया हूं शायद मैं, स्टेक होल्डर का मतलब होता क्या है। और सबसे बड़ी चीज, समय समय पर नैतिक ऑडिट किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। एवं मूल्यांकन किया जाए। क्लियर? लेकिन समस्या के चैलेंजेस क्या है? आप चुनौतियां क्या है? सिंपल, इथिकल मैनेजमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस है? नैतिक प्रबंधन करना क्यों कठिन है? सारी बातें। अब एक चीज सोचो, आप प्रश्न उठा कि नैतिक प्रबंधन के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? पहली चुनौती यह है, सांस्कृतिक अंतर। या मतभेद के कारण होता क्या है? सांस्कृतिक अंतर या सांस्कृतिक मतभेद के कारण क्या होता है? नैतिकता की परिभाषा को लेकर कठिनाई। एक कल्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है नैतिक हो, और दूसरे कल्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है अनैतिक हो। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम के अकॉर्डिंग कुर्बानी नैतिक है, जेएनयू के अकॉर्डिंग कुर्बानी क्या है? अनैतिक है। नहीं, वो दिक्कत। अद्वैत वेदांत के अनुसार मूर्ति पूजा गलत है, और विशिष्ट अद्वैतवादियों के अनुसार मूर्ति पूजा सही है, क्योंकि अद्वैत वेदांत निराकार की बात करता है, और विशिष्ट अद्वैतवाद साकार की बात करता है। हाँ? घूंघट, गुड गुड, सही बात है। और शहरों में घूंघट प्रथा को क्या माना जाता है? अनैतिक, क्योंकि दोनों का कल्चर क्या है? अलग अलग है। नहीं, जैसे गांव के लोग क्या कहते हैं, जाति भेदभाव बिल्कुल सही है, नैतिक है। आप दूसरी जात में शादी करो तो लोग क्या कहें, कितना अनैतिक हो गया है, जबकि उसने नैतिक काम किया। गांव के लोग अनैतिक कहेंगे, और पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे? नैतिक काम किया, क्योंकि जातिवाद के विरुद्ध क्या कर रहा है? या आंदोलन छेड़ दिया है, या काम कर रहा है ये। ठीक। हाँ? नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं आएगा, वो अपने आप में अनैतिक है, तो अनैतिक एग्जाम्पल नहीं देना हम लोग को। अरे, अंतर के कारण क्या होता है? नैतिकता के मानक में अंतर, जैसे इस्लामिक संस्कृति के अनुसार कुर्बानी नैतिक।
जबकि जैन संस्कृति के अनुसार कुर्बानी अनैतिक है, देखा जाए तो। चलें हम नंबर 2 की बात करें। पॉइंट क्लियर? नंबर 2, हितों के टकराव की पहचान करना ध्यान दो, हितों के टकराव की पहचान करना हितों के टकराव की पहचान करना एवं प्रबंधन करना, यह चुनौतीपूर्ण है। ये हितों के लिए किस तरह का टकराव है, जब तक इसकी पहचान नहीं होगी तब तक नैतिक प्रबंधन। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर का हित इंटरेस्ट क्या है, कर्मचारी का इंटरेस्ट क्या है, मैनेजमेंट कंपनी का मालिक उसका इंटरेस्ट क्या है, और टकराव क्यों हो रहा है, जब तक उसकी पहचान नहीं होगी तब तक क्या होगा। जैसे डॉक्टर इस पेशेंट के इलाज करने में तभी सक्षम हो पाएगा जब उसे पता का आखिर रोग क्या है। कई बार रोग पकड़ में आता ही नहीं है, जैसे ब्रेन, डिप्रेशन, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवा देते हैं, तो ब्रेन आज भी जटिल है और डॉक्टर उसे पूर्णतः समझ नहीं पाए। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी, डॉक्टर इलाज करेगा तुरंत, लेकिन ब्रेन को लेकर देखा होगा अलग अलग डॉक्टर अलग अलग दवा देता हो। कोई नींद की दवा दे रहा है, कोई किसी की दवा दे रहा है, कोई कुछ भी दे रहा है, और अधिकांश दवाओं में ड्रग्स होता है ताकि आप डिप्रेशन भी यही होता है, ताकि नींद, सुकून की नींद, गहरी नींद आए। तीसरी चीज बात करें, चुनौती ये लाभ को बनाए रखना, अनैतिक मानकों का पालन करने में दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण। सारी बात है। नंबर 3, लापरवाह बनाए रखना। यह चुनौतीपूर्ण है। यह चौथी चीज बात करें, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे लाभ को महत्व दूंगा, सिंपल से एग्जांपल, यदि कोचिंग में सही बोलूंगा, भाई मेरी कोचिंग से कोई रिजल्ट नहीं है, मैं आपको प्रिंटेड नोट्स नहीं दूंगा, मेरे क्लासरूम में एसी नहीं है, छोटा सा क्लासरूम है, मैं आईएएस बनने की गारंटी नहीं देता हूँ, मेरे नोट्स से क्वेश्चन लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा मैं ये भी गारंटी नहीं देता हूँ, कोई आएगा पढ़ने? तो मैंने नैतिक नियमों का अनुपालन तो किया तो कोई विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेगा, कोचिंग घाटे में चली गई। इससे तमाम कोचिंग वाले लाभ को महत्व देते हैं, अनैतिक मानकों को क्या करते, इग्नोर कर देते। जैसे फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ। फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा हुआ है? पर बेचने के लिए, लाभ के लिए कंपनियां क्या करें, झूठा प्रचार करती हैं, अनैतिक मानकों को क्या कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता अक्सर। और 99% कोचिंग क्या कहती है, मैं ही आपका आईएएस बना सकता हूं। आज जो लड़का जीवन में कहीं पढ़ाई नहीं, उसका भी फोटो, सोचो उसको खुद ही नहीं पता मेरा फोटो कहां कहां लगा है। हाँ बिल्कुल। एक तो कोचिंग ऐसी है जो गारंटी दी थी, प्रीलिम्स की गारंटी, और दूसरा कोचिंग वाला क्या है, उसके साथ रिजल्ट कोई नहीं, लेकिन जो भी टॉपर्स होगा उसका फोटो अपने बोर्ड पर लगा देता है और लिखता कांग्रेचुलेशन। ये भी नहीं लिखता है कि मेरे यहां से बधाई हो,
और फोटो उसका लगा देता है, बच्चों को लगता हो सिलेक्शन इसका यही से हुआ है। तीसरा, देखा हो कुछ ऐसे कोचिंग वाले जो कहते हैं, रिजल्ट खूब दिखाते हैं मॉक इंटरव्यू का, कहते हैं जितना रिजल्ट है सब मेरी कोचिंग से है। नहीं, और लड़का भी सोचता है वाह सारा रिजल्ट यहीं से, ये तो आईएएस बनाने की क्या फैक्ट्री है, इसमें तुरंत एडमिशन लो, एंट्री को इस गेट से, तो ऐसा अगली बार बाहर से निकलोगे आईएएस बन के। सारी बातें। चौथी चीज बात करें, नैतिक मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएं। नंबर 4, लगातार विकसित होती रहती है। सारी बातें, इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना, उनके अनुकूल ढल जाना। यह भी चुनौतीपूर्ण है। ये तब प्रश्न यह उठा, हमेशा ये बातें समझ में आ गई, क्या क्या चैलेंजेस है, सांस्कृतिक अंतर है, हितों के टकराव को पहचाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, नैतिक मानक लगातार क्या हो रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं, अपेक्षाएं लगातार क्या हो रही है, बदल, यही तो है। और सबसे बड़ी चीज, लाभ को बनाए रखना और नैतिक मानकों के अनुपालन के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। जैसा आपने कहा सुना, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगुआ का काम करते हैं, और उनका काम ये होता है शादी विवाह कराना, बड़े फेमस होते हैं गांव में वो। नहीं आओ, हर कोई नहीं से कहता भाई मेरी लड़की की शादी है, तो ठीक है। तो जब कहीं शादी के लिए जाते हैं तो लड़की की बड़ी तारीफ करते हैं। दुर्भाग्यवश लड़की के बाप सांवला है, तो जाते क्या कहते हैं, इनके रंग पता नहीं कैसे है, लड़की बहुत गोरी चिट्टी है, यही कहते हैं वो। लगातार झूठ बोलते हैं। और सुशील तो इतनी है कि पूछिए मत। कहेगा कब शादी के बाद कब वो शेरनी बन जाती है पता नहीं चलता। बाहरों की तारीफ करता है कि नहीं करता, तो अगुआ इतनी तारीफ करता है कि उसको एकदम घोषित कर देगा कि देवी है वो। और जो शादी कराता है कहता है जब भी इनके घर जाता हूं मैं, जब भी जाता हूं आते ही पैर धुलेगी, पैर की मालिश करेगी, सारी बातें, तुरंत सर घर का सारा काम, सबके कपड़े साफ कर देती है एकदम, देखे। और फादर कुछ नहीं बोल रहा है, इनके पूरे घर, इनकी मदर बीमार रहती है, सारा काम, पढ़ती भी है और पढ़ने में तो इतनी तेज है कि स्कूल को टॉप करती है। ये भी झूठ बोलते हैं जबकि घर बैठ के पढ़ रही है। अब एक चीज सोचो, अब उनको लड़की की शादी करानी है, अब उसमें नैतिकता के बाद लड़की सांवली है, बड़ा कामचोर है, देर तक सोती तो शादी होगी नहीं होगी, तो लड़की की शादी भी करानी है और नैतिकता को बनाए रखना है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। अक्सर गांव में झूठ दोहराया जाता है। हद हो गई, जिन लड़कों की शादी, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, उसकी भी शादी करानी है, तो घर वाले क्या कहते हैं, ये अगुआ लड़का बेंगलोर में जॉब कर रहा है, 12-20 हज़ार बताएंगे, सीधे 2 लाख यही कहेंगे ताकि उसकी शादी हो जाए। और शादी हो जाएगी तो क्या होगा, वो जॉब छोड़ दिया,
अपना क्या करेगा, अपना बिजनेस करेगा। तो स्ट्रगल है 4 साल। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, मैं खुद एक रिलेटिव की शादी के लिए, तो एक मेरे मित्री महोदय हैं, उनका भतीजा, ठीक है, कहा है सुन सर, तो क्या मेरे दोस्ती हैं, हम लोग हॉस्टल में रहे हैं 7 साल 5 6 साल, मेरा भतीजा है, अब कहा क्या रहा है, हमने क्या है, अब बहुत आगे है, शॉपिंग मॉल है उसका। गया, कहाँ है, दिल्ली में। कहा वो जॉब छोड़ के शॉपिंग मॉल गया, शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग मॉल नहीं था, छोटी सी दुकान थी, उसी को क्या कर रहे थे वो, शॉपिंग मॉल बहुत बड़ा होगा, करोड़ों का, सारी बातें। सबसे बड़ी चीज तो ये है, और जिस लड़की की शादी तो खुद ही 5 6 लाख रुपए महीना पा रही है, उसी की शादी, हम चलो शॉपिंग मॉल है, लड़की के साथ अपना बिजनेस करेगी, करें दिल्ली में जॉब करेगी, भाई वहां कर बेंगलोर में छोड़ के अच्छी जॉब, लेकिन नहीं, झूठ हर जगह, सारी बातें। तो समस्या ये, वहां भी दिक्कत है, उसकी शादी करवानी है और अच्छी शादी करवानी है, हर कोई लड़का वाला भी झूठ बोल रहा है। और गांव में तो आती हो जाती है, जब लड़की वाला जाता है गांव में किसी की शादी, लड़की की शादी के लिए, तो लड़का वाला क्या कहता है अपने दरवाजे खड़े होकर के, जहां तक आपकी नजर जा रही सब जमीन मेरी है, पड़ोसी का जमीन भी। और ये तो दूसरी बात बताऊं, मेरे गांव में एक है, उनकी लड़की की शादी थी, मेरे घर से 2 गाय उठा के अपने घर में बांध दिए, और दिखाए 15 20 गाय, उनके एक ही गाय वो भी मरी हुई दिखती है, गांव के सबकी भैंस अध गाय बांध दी है, क्या सबको मैं खिलाऊंगा। लड़की वाली आया, अरे 15 20 गाय, बहुत बड़ा आदमी है, कहा दूध डेली 400 लीटर दूध बेचता हूं सुबह शाम मिला के, अब 400 लीटर 50 के हिसाब से जोड़ लो, सारी बातें, 2 लाख रुपया रोज, 400 लीटर कितना हो गया, सॉरी 400 लीटर 50 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40,000 रुपया, नहीं 20,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया डेली कमा रहा है, महीने का कितना हो गया, 20,000, 10,000 खा जाती है, 10,000 बचता है। लड़की वाला, अरे अभी 3 लाख बच रहा है, और कहा अभी तो शुरुआत है। मेरा एक बड़ा लड़का नोएडा में 50 गाय है, डेयरी फार्म, उसको विश्वास, जब यहां 20 25 तो वहां भी होगा ही, एकदम शादी तय। और शादी होते ही भाई वो लड़की वाले बता देते थे कि हम इस दिन आ रहे हैं, तो गाय भैंस, और शादी होने के बाद पता चला है कि इसकी एक ही मरियम गाय। तो हम लोग आज भी उनको चिढ़ाते हैं। अभी मैं गया था उनके घर, उनको भैया भैया कहता हूं, अरे भैया, कहा मुझसे खुद, तुम बेवकूफ, तुम क्या पढ़ाते हो, भोजपुरी में बोल रहे थे, देखो शादी कैसे करवाई जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा भैंस की बिक्री भी खरीद भी करवाते हो, उनका ये काम है, भैंस की बिक्री एकदम उसमें कुछ पैसा कमा लेते हैं, जिसको कहते हैं गांव में नहीं होता है। और लेकिन शादी के मामले पर हर लड़के की शादी इस तरह करवाएं कि पूछो मत। और जब बात करते हैं ना, तो सीधे क्या कहते हैं, उनके घर दरवाजे की गाय बधी होगी 10,000 की, बताएंगे अरे भाई मेरे यहाँ भैंस है, 2.5 लाख रुपया लोग दे रहे हैं। अब देखो जरा, मतलब किसी भैंस की कीमत 2 लाख से कम नहीं बताएंगे उनके। अब सोचो जरा, नहीं ये स्थिति है। खैर समस्या ये है, लड़कों की शादी को करवाना भी है तो झूठ बोलना पड़ेगा। अब वह सच बोलोगे तो लड़कों की शादी नहीं होगी, उनके सामने चैलेंजेस ये करे तो क्या करें, तो वे लोग नैतिक संकट से गुजरते हैं। नहीं, जैसे दूध बेचने वाला आता है, पानी मिलाता है, या कभी कहेगा पानी मिलाता हूं, जैसे मेरे यहां एकदम दूध खराब पाउडर मिला हुआ, कहानी भैंस का दूध दे दिया था, 1 हफ्ता क्यों, उसमें क्या पाउडर पता चल जाता है, मोटी एकदम नीचे बैठ जाता था। हाँ, तो 1 हफ्ते में कहा आप तो केवल पाउडर का दूध खाने नहीं भैया, पाउडर नहीं है, ये भैंस का दूध है। थोड़ा भैंस के दूध को हम लोग पता नहीं कौन सा मशीन ले करके गाढ़ा कर देते हैं, और ज्यादा कोई मशीन आती है क्या कुलदीप, गाढ़ा करने वाला? हाँ हाँ, आप सोचो जरा, अब मार्केट से 15 20 रुपया ज्यादा, गाय का दूध 70 75 रुपया लीटर, भैंस का दूध 90 रुपया लीटर,
फिर भी लो, लेकिन अब वो व्यक्ति अपनी बिजनेस करा चलाना है तो झूठ बोल रहा है वो। सारी बात है। अब एक चीज सोचो जरा, ये बातें समझ में आ गई? ये एक चैलेंजेज है। तो नैतिक प्रबंधन के लिए क्या किया है, रणनीतिक योजना क्या है नैतिक प्रबंधन के लिए? शायद एग्जाम्पल समझ में भूलेगा तो नहीं? नैतिक प्रबंधन के लिए रणनीतिक योजना क्या है, बताओ क्या किया जाए एथिकल मैनेजमेंट को? तो एक कॉमन पॉइंट है, समाज का नैतिक मूल्यांकन। ठीक है। नंबर 2, प्रक्रिया का निर्धारण। जिसमें नैतिक मूल्य प्रतिबिंबित हो। यह होना चाहिए। तीसरी चीज देखा जाए, आप व्यापक प्रशिक्षण की बात करो आप। इथिकल वैल्यूज की ट्रेनिंग दी जाए। चौथी चीज बात किया जाए, नैतिक नीति और प्रक्रिया के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना। एवं नंबर 5 की बात करें, नैतिक प्रबंधन योजना पर कर्मचारी और हितधारकों के फीडबैक को प्रोत्साहित करना। इसका मतलब क्या चीज है? प्रत्येक वर्कर्स को, स्टेक होल्डर को प्रमोट किया जाए कि नैतिक प्रबंधन के मामले में वो फीडबैक दे कि वास्तव में नैतिक नियमों के अनुसार निर्णय लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। सारी बात है। ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बात किया जाए, जो फीडबैक लिया जाए ना, उस फीडबैक के अनुसार काम किया जाए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, आपको मेरा मूल्यांकन करना तो आप बेहतर कर सकते हो, तो ज्यादा नहीं पढ़ाते, टाइम से नहीं पढ़ाते, गलत पढ़ाते, तमाम चीजें। एग्जाम्पल लो और उस फीड आपसे फीडबैक और फिर उसके अनुसार काम किया जाए, स्थिति क्या होगी? बिल्कुल धीरे धीरे क्या होगा, मेरे ऊपर नैतिक दबाव बनेगा और मैं कोशिश करूंगा हाँ कि टाइम को मैं महत्व। शायद इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के साथ नैतिकता का प्रबंधन है। द मैनेजमेंट एक इथिकल मैनेजमेंट शब्द है, एक मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स चाहिए। नैतिकता का प्रबंधन, मैनेज करना। सारी बात है।
इसका मतलब क्या चीज है? नैतिकता का प्रबंधन, एक इथिकल मैनेजमेंट, नैतिक प्रबंधन मतलब नैतिक मूल्यों के अनुसार, मतलब डिसीजन में नैतिक मूल्यों को महत्व देना। एक नैतिकता का प्रबंधन का मतलब क्या होता है? नैतिकता, इथिकल वैल्यूज को मैनेज करना, मतलब अपने निजी हित के लिए कई बार क्या करते हैं, हम नैतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं। नहीं, उसे कहते हैं नैतिकता का प्रबंधन। समझ में आ रही बात है? अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो जरा तो आप लोग।